हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स से लेकर 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेट 16। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कोविड बीमारी के बाद। ठीक है, यह वैश्विक महामारी, लेकिन क्वेश्चन में बीमारी ही था। ठीक है, तो कोविड बीमारी के बाद 23 का क्वेश्चन है, अभी 24 में पहुंच नहीं पाया है। तो कोविड बीमारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। ठीक है, तो ये बात सही है। पहला कथन तो सही है, बट आगे देखते हैं कि ब्याज दर क्यों बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे एक टर्म आया, वो ध्यान देना, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ा दिया था। मतलब कि केंद्रीय बैंक ने यदि ब्याज दर बढ़ा दिया तो बाकी जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, व्यापारिक बैंक है, वो इसके अंदर में जो आने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है, या फिर और भी कोई वित्तीय संस्थान जो भी रहे जिसको आरबीआई रेगुलेट करता हो, ठीक है, तो यदि ब्याज दर बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक को क्या है, ब्याज महंगी रेट पे मिलेगा। तो बैंक के पास जो तरलता है वो महंगे दर पे आएगा, तो ग्राहक को भी महंगे दर पे देगा। तो महंगे दर पे लोग क्या करेंगे, मतलब कि ऋण लेना कम पसंद करेंगे। तो आगे देखते हैं, क्या है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हो उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपाय से प्रतिकार करने की समर्थ है। तो एक तरह से ये मौद्रिक नीति ही होता है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, ठीक है, ये सब जो भी है सब क्या है, एक मौद्रिक नीति का भाग होता है। तो यहाँ पे बात वही है कि यहाँ पे उपभोक्ता कीमत बढ़ रहा है। कीमत बढ़ने का मतलब महंगाई बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बाजार से तरलता को खींचा जाता है। और यदि केंद्रीय बैंक जो है अपना ब्याज बढ़ा देगा तो बाजार से तरलता घट जाएगा, क्योंकि महंगे दर पे बैंक ज्यादा प्रीफर करता है लेना कर्ज, और नहीं जनता लोग। ठीक है, जिस कारण से क्या होगा, ये पहला कथन ही यहाँ पे सही होना चाहिए। कथन एक और कथन दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। तो ये तो ठीक है, पहला कथन तो ठीक ठाक लग रहा है। करे कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। ध्यान देना है, जहां तक यूपीएससी ने इसका आंसर किया है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ये सही माना है। बट एक दूसरे के ये क्या है, यहाँ पे व्याख्या नहीं, क्या है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपट साधन हो जाए। लेकिन क्या इससे पता नहीं चल रहा है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाए तो ऊपर जो है ये व्यापक रूप से साधन बन जाए। कर देते हैं वहाँ किया जाए तो कर देते हैं, ये बात सही है, लेकिन इससे कार्बन बाजार व्यापक साधन बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, इसलिए कथन क्या होगा, बी यहाँ पे सही होगा। इसको अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे आप जब इसका आंसर कहीं पे ढूंढने जाइएगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन मिलेगा, इसको गलत मानेगा। ठीक है, कि कार्बन क्रेडिट एक निजी क्षेत्र का ही प्रोत्साहन के लिए बनाया गया है, तो वो राज्य को क्यों हस्तांतरित करेगा, इस तरह का कुछ मिलेगा। बट इसको डीपली ढूंढने पे आपको आंसर मिलेगा, इसलिए इसको आपको देखना चाहिए। आगे देखते हैं। करेक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को, बंध्यकरण मतलब होता है किसी चीज को बांधना, रुकावट डालना, तो स्टेरिलाइजेशन वर्ड वही है।
तो खुला बाजार कार्रवाई का संचालन करना क्या है, वही एक खुला बाजार संचालन का भाग मुद्रा मौद्रिक नीति ये सब था। तो ये ही आंसर है, बाकी इसका आंसर नहीं है। जैसे मान लेते हैं सरकार को यदि डॉलर खरीदना हो तो डॉलर खरीदने के लिए वो क्या करेगा, पैसा को खर्च करेगा। तो पैसा खर्च होगा तो मार्केट में क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके उल्टा यदि मान लेते हैं कि सरकार अपना बॉन्ड बेचना शुरू कर दे, सरकारी बॉन्ड, तो लोग यदि खरीदेंगे पैसा क्या होगा, मार्केट से खींचकर निकल जाएगा, तो तरलता घटेगा। तो ये एक तरह से उसको बोल सकते हैं कंट्रोल करने का एक टर्म है। तो उसी को थोड़ा सा अलग टर्म में ये लिखने की कोशिश किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधीकरण या स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो खुला बाजार कार्रवाई का संचालन यहाँ सही होगा, ठीक है, वही सब बात है। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए, सरकार बॉन्ड बाजार, शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट जिसको बोल रहा है, कोषपत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? तो पूंजी बाजार और एक होता है मुद्रा बाजार, ठीक है। तो पूंजी बाजार जो होता है दीर्घ अवधि के लिए होता है, मतलब ऐसा पैसे का बोल सकते हैं रेगुलेशन या फिर जो भी करके, तो लंबे अवधि तक होता। तो सरकारी बॉन्ड बाजार है तो ये लंबे अवधि तक है, स्टॉक बाजार भी लंबे अवधि तक है, कम से कम अवधि तक भी है बट लंबे अवधि तक ये चलाया जाता है। इस कारण से पूंजी बाजार ये होगा। ये सब भी वित्तीय साधन तो सब है। शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार ये शायद 1 से 7 दिन या 1 से 14 दिन तक होगा ज्यादा से ज्यादा। तो जो अल्पकालिक वित्तीय साधन होता है पैसा जुटाने का ना, वो मुद्रा बाजार में माना जाता है, ना कि पूंजी बाजार में। फिर एक कोष पत्र बाजार, तो ये 91 दिन का इसका टेन्योर होता है। 91 को दुगना कर दिए 182 का 82 दिन होता है, फिर उसको दुगना कर दीजिए 364 दिन होता है, यानी साल भर से कम तक का होता है। तो ये सब अल्पकालिक है। सो आंसर होगा केवल 2, ठीक है। तो ये सिर्फ देख सकते हैं आमतौर पर 1 से 14 दिन के लिए होता है कॉल मनी मार्केट, और ये 91, 82, 364 दिन, ठीक है। सिर्फ पूंजी बाजार क्या है और मुद्रा बाजार क्या है? तो पूंजी बाजार वही है कि यह दीर्घकालिक वित्त पोषण से संबंधित है, जहां दीर्घकालिक प्रतिभूतियां बॉन्ड शेयर खरीदी और बेची जाती है। यह मुख्य रूप से दीर्घकालिक निवेश और पूंजी जुटाने के लिए होता है। फिर मुद्रा बाजार, यह अल्पकालिक वित्त पोषण से संबंधित है, जहां अल्पकालिक प्रतिभूतियां जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल मनी का व्यापार होता है। यह अल्पकालिक तरलता प्रबंधन के लिए होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची। तो यहाँ टर्म आया है नीचे अभी, है ना, पूरा नहीं पढ़े हमने। उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? करा है उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? अमूर्त निवेश मतलब जिस सकते हैं जो भौतिक रूप में ना हो। हिंदी में हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा, तो बोलते हैं कि वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। तो यहाँ भी अमूर्त निवेश वही होता है जो भौतिक रूप में ना स्थित हो। तो ब्रांड पहचान होता है ना, कोई ऐसा ब्रांड है कि पूरा फेमस हो गया तो उससे उसका मार्केट चलते रहता है। लेकिन ब्रांड का एक कह सकते हैं कि वो वास्तविक ऐसा कुछ मूल्य नहीं होता है, लेकिन वो एक तरह से अमूल्य भी होता है, क्योंकि ब्रांड एक पहचान बन जाता है, ठीक है। ब्रांड पहचान तो वही हुआ। तो ब्रांड पहचान यहाँ पे क्या होगा? अमूर्त निवेश है। फिर है माल सूची में वस्तु ये सब रहेगा, तो एक भौतिक पूंजी है, वो अमूर्त नहीं होता है। बौद्धिक संपदा, ठीक है, यानी कंप्यूटर चैट में इंटेलिजेंस ये सब का यूज करके, ठीक है, मार्केटिंग किया जा रहा हो तो बौद्धिक संपदा ये सब, तो ये अमूर्त निवेश कहलाएगा, ठीक है। ग्राहकों की डाक सूची, तो ग्राहकों का क्या होता है? पूरा ब्यौरा ये सब रखना, ठीक है। तो ये भी भौतिक संपत्ति नहीं होगा, लेकिन एक तरह से ये मार्केटिंग के लिए जरूरी होता है। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। और उपयुक्त में कितने अमूर्त निवेश है? तो ग्राहकों की डाक सूची, बौद्धिक संपदा और ब्रांड पहचान, यहाँ पे 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जननांकीय निष्पादन, वन पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। फिर देखिए एक चीज आज छूट गया, और इसको हम ध्यान इसलिए दिलाते हैं कि आप खुद से देखिए तो ज्यादा ध्यान में रहेगा।
ये एक टर्म आया है। तो जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास, इसको पहले पढ़ते हैं। कर सम स्तर कर अवकरमन के लिए यहाँ एक टर्म आया है। 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय, यहाँ कॉमा दे दीजिए तो ठीक है, जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयोग किया है। अब हम इसको देखे नहीं तो इसको तो अंदाजे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकष के रूप में, क्योंकि निकष पता हो तो और बेहतर तरीके से हम डिस्कस करते, बट क्वेश्चन सेट करते करते हम भूल गए, फिर से रिकॉर्ड करते हुए। तो निकष आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जनांकीय निष्पादन को माना, वन और पारिस्थितिकी तंत्र को माना और कर एवं राजकोषीय प्रयास को माना। शासन सुधार और स्थिर सरकार को क्या है, निकष के रूप में नहीं माना गया। जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय तो था ही, तो यहाँ केवल 3 ही सही है, तो ये ऑप्शन बी होना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या। कर जनसांख्यिकीय प्रदर्शन से तात्पर्य जनसंख्या वृद्धि दर, जनसांख्यिकीय संरचना, अच्छा गलत है वो पढ़ते हैं। कर शासन सुधारों, सरकारी संचालन और सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से भी शामिल है। कर इस मानदंड को 15वें वित्त आयोग ने 37 पर हस्तांतरण के मानदंडों में से एक के रूप में नहीं माना था। कर स्थिर सरकार का तात्पर्य सरकारी संस्थाओं की राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता से है, जबकि सरकार में स्थिरता एक वांछनीय कारक हो सकती है। लेकिन 15वें वित्त आयोग द्वारा 37 कर हस्तांतरण के मानदंड के रूप में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। 5वां पढ़ के देखते हैं। कर और राजकोषीय प्रयासों में कर संग्रह और राजकोषीय प्रबंधन के प्रयासों का मूल्यांकन शामिल है। कर संग्रह में बेहतर दक्षता वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मानदंड को नियोजित किया गया है। करियर 2016-17 को 2018-19 तक 3 साल की अवधि में औसत प्रति व्यक्ति स्वयं कर राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से निर्धारित होता है। लेकिन हमको जब तक ये निकष स्टेप नहीं पता लगेगा, हम ऊपर ऊपर ये जा रहे हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिए। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कर निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। तो क्या है, यहाँ पे कुछ निवेश से रिलेटेड है शायद। कर उपयुक्त में से कितने पर UNOPS आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, जिसको बोल रहा है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, SI3 अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो ध्यान केंद्रित जिस पे किया गया है वो देखेंगे। तो कह रहा है किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन ने सभी के लिए, सर्वसाधारणों के लिए तेजी से परिवहन, फिर है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब की खोज में जहाँ हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करना। बट स्वास्थ्य देखभाल को इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। यही 3 को रखा गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं था। आइए देखते हैं अगला। कर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम है। तो ध्यान देना है कि मध्यम उद्यम का जो रेंज है, अधिकतम जो है वो 50 करोड़ तक निवेश होना चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है वो 50 का 4 गुना कितना होता है, 4 गुना कि 5 गुना करना पड़ेगा, 50 चौक तो 200 होता है ना, 250 करोड़ के आसपास शायद इसका टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कारण ही गलत हो जा रहा है, तो इसको हटा ही दीजिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्ह है। तो शायद ये दूसरा कथन इसके लिए सही कहा गया है। चलिए इसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, तो ये 50 करोड़ से अधिक नहीं, और टर्नओवर जो है 2.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों मैक्सिमम पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक नीति है, जिसके तहत बैंकों को कुछ निर्दिष्ट
क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्यात, शिक्षा, आवास और अन्य को ऋण प्रदान करना अनिवार्य है। तो आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करे यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। तो ये कथन इसके लिए सही है। ठीक है, यूएस डॉलर हो या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। कारण कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंतर्गत प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो ये दोनों कथन क्या है, इसके लिए सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? वित्त के संदर्भ में मतलब फाइनेंशियल सेक्टर बीटा किससे संबंधित है? तो ये डायरेक्ट देखेंगे, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखना चाहिए। वित्त में बीटा एक माप है जो किसी स्टॉक या परिसंपत्ति की अस्थिरता को समग्र बाजार के सापेक्ष मापता है। यह व्यवस्थागत जोखिम का एक संकेतक है जो बाजार व्यापी कारकों से संबंधित होता है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं कल 10 क्वेश्चन के साथ। कल मिलेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।